कनाडा जाने का सपना देखने वाले कई लोगों के लिए ना आजकल एक एक चिंता की बात सी हो गई है। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कनाडा के स्टडी और वर्क परमिट मिलने में हाँ पहले से ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं जाने की, उनके लिए इसका मतलब क्या है। आज हम इसी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। हमारे पास कुछ हालिया सोर्सेज हैं, जैसे नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है और विकास सिंह जैसे एनालिस्ट्स के कुछ लेख हैं। तो इनके बेसिस पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये वीज़ा बैकलॉग आखिर कितना बड़ा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और सबसे ज़रूरी, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा खोलते हैं। अगर कोई प्लान कर रहा है कनाडा जाने का, या किसी का जानने वाला इस प्रोसेस में है, तो ये डिस्कशन उनके लिए वाकई काम का हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बैकलॉग है कितना बड़ा असल में। आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, 31 अगस्त 2025 तक का जो डेटा है, इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा मतलब IRCC, उनके पास करीब 9,58,850 एप्लीकेशंस बैकलॉग में थी। और ये नंबर जुलाई के एंड से ज्यादा है। तब ये आंकड़ा कुछ 9,01,700 के आसपास था। यानी एक महीने में ही आप देखिए करीब 57,000 एप्लीकेशंस और बढ़ गई बैकलॉग में। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि IRCC जब बैकलॉग कहती है तो उसका मतलब क्या होता है। वो किसी एप्लीकेशन को बैकलॉग में तब मानते हैं जब उसे प्रोसेस करने में उनका जो अपना एक्सटेंडेड टाइम है उससे ज्यादा वक्त लग जाए। उनका एक टारगेट होता है कि भाई 80% एप्लीकेशंस वो टाइम पर प्रोसेस कर दे। अच्छा, 80%? जी हाँ, 80%। लेकिन अगर हम टोटल एप्लीकेशंस देखें 31 अगस्त तक, तो IRCC के पास करीब 22 लाख, मतलब 21,99,400 एप्लीकेशंस थी। इनमें से लगभग 12,40,000 ही उनके हिसाब से टाइम पर प्रोसेस हुई। बाकी की जो करीब 9,58,000 है, वो देरी से चल रही थी। तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि सिस्टम पर लोड कितना ज्यादा है। बिल्कुल। और अगर हम सिर्फ टेम्परेरी रेजिडेंट कैटेगरी को देखें, मतलब वो लोग जो स्टडी, वर्क या विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो अकेले इसी कैटेगरी में बैकलॉग एप्लीकेशंस की संख्या 4,37,350 थी। ये बहुत बड़ा नंबर है, खासकर स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए, जिनकी पूरी प्लानिंग ही वीज़ा टाइम पर मिलने पर टिकी होती है। हाँ, और यहीं पर ना स्टूडेंट्स के लिए मामला काफ़ी ध्यान देने वाला हो जाता है। स्टडी परमिट का जो बैकलॉग है उसमें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि जुलाई में जहां सिर्फ 23% स्टडी परमिट एप्लीकेशन बैकलॉग में थी, मतलब देरी से चल रही थी, जी। वहीं अगस्त के अंत तक ये आंकड़ा बढ़कर 32% पर पहुंच गया। मतलब एक महीने में ही करीब 9% की बढ़ोतरी बैकलॉग वाले स्टडी परमिट्स में। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पिक्चर में देखें तो इसका एक बड़ा कारण तो हर साल जो एकेडमिक सेशन शुरू होता है वो है। इस टाइम पर क्या होता है कि दुनिया भर से हजारों स्टूडेंट्स कनाडा की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और फिर वो स्टडी परमिट अप्लाई करते हैं। तो इससे एप्लीकेशंस का नंबर अचानक से बढ़ जाता है और भारतीय छात्रों पर इसका असर सीधा देखने को मिला है। जहां जुलाई में उन्हें स्टडी परमिट के लिए एवरेज 3 हफ्ते लग रहे थे, वहीं अगस्त में ये टाइम बढ़कर 4 हफ्ते या उससे भी ज्यादा हो गया। तो क्या ये हर साल इसी टाइम होता है, या इस बार कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रही है सिचुएशन? देखिए, ये पैटर्न तो लगभग हर साल ही होता है कि एकेडमिक सेशन से पहले स्टडी परमिट एप्लीकेशंस का लोड बढ़ता है, लेकिन इस साल जो ओवरऑल एप्लीकेशंस का नंबर पहले से ही इतना ज्यादा है, हाँ। उसने इस सालाना उछाल के असर को और ज्यादा बढ़ा दिया है, ऐसा लगता है। नतीजे ये है कि एक हफ्ते की एक्स्ट्रा देरी भी उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी चिंता बन सकती है जिन्हें सितंबर या अक्टूबर में क्लासेस शुरू करनी है। उन्हें फ्लाइट्स बुक करनी है, रहने का देखना है, सब कुछ टाइम पे डिपेंड करता है। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे जैसे कोई बहुत पॉपुलर कॉन्सर्ट हो और टिकट बिक्री शुरू होते ही वेबसाइट स्लो हो जाए या लाइन लग जाए। डिमांड एकदम से बढ़ने से सिस्टम पर प्रेशर आता है और वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। तो जो छात्र पहले से प्लान करके जल्दी अप्लाई नहीं करते, उन्हें इस पीक सीजन रश का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब वर्क परमिट की बात करते हैं। यहाँ आंकड़े थोड़े अलग हैं और पहली नज़र में शायद थोड़े कंफ्यूजिंग भी लगे। वर्क परमिट बैकलॉग का जो परसेंटेज था वो जुलाई में 46% था और अगस्त में थोड़ा सा कम होकर 45% हो गया। सुनने में तो लगता है चलो थोड़ी राहत की बात है, परसेंटेज कम हुआ। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। खास तौर पर भारतीय आवेदकों के लिए वर्क परमिट मिलने का जो वेटिंग टाइम है वो 7 हफ्तों से बढ़कर 8 हफ्ते हो गया। बिल्कुल,
और ये आंकड़े वाकई एक दिलचस्प सवाल खड़ा करते हैं कि जब ओवरऑल बैकलॉग परसेंटेज थोड़ा कम हुआ तो फिर भारतीय आवेदकों के लिए वेटिंग टाइम क्यों बढ़ गया? इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। मतलब एक तो ये कि भले ही परसेंटेज थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन अगर टोटल एप्लीकेशंस का नंबर अभी भी बहुत ज्यादा है तो सिस्टम पर प्रेशर तो बना ही रहता है। हाँ, सही बात है। दूसरी संभावना ये है, और ये इंटरेस्टिंग है, कि हो सकता है कि कुछ खास देशों जैसे भारत से आने वाली एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने वाली जो टीमें हैं उन पर काम का बोझ शायद ज्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ देशों की एप्लीकेशंस में वेरिफिकेशन प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, ज्यादा टाइम लेता हो। मतलब स्रोत सीधे तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहते, पर आंकड़ों का ये कॉन्ट्रडिक्शन इस तरह की पॉसिबिलिटीज की तरफ इशारा जरूर करता है। तो क्या हम ये समझें कि शायद कुछ देशों की फाइल्स को प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लग रहा है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, भले ही ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर दिख रही हो? हाँ, ये एक मुमकिन एक्सप्लेनेशन है। देखिए, जो ओवरऑल आंकड़े होते हैं जैसे टोटल बैकलॉग परसेंटेज, वो हमेशा हर एप्लीकेंट ग्रुप के पर्सनल एक्सपीरियंस को नहीं दिखाते। हो सकता है सिस्टम में ओवरऑल कहीं थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई हो, लेकिन अगर आपके देश के एप्लीकेशंस को देखने वाली टीम पर प्रेशर ज्यादा है या उन एप्लीकेशंस में एक्स्ट्रा चेक्स की जरूरत पड़ती है, तो आपको ज्यादा वेट करना पड़ सकता है, भले ही टॉप लाइन नंबर्स कुछ और कह रहे हो। तो अगर हम इन सोर्सेज मतलब नव भारत टाइम्स और विकास सिंह के एनालिसिस के बेसिस पर इन देरियों के मुख्य कारणों को समेटें तो मोटी मोटी 3 बातें सामने आती हैं। पहला, जैसा हमने बात की, नया एकेडमिक सेशन शुरू होना, इसने स्टडी परमिट एप्लीकेशंस की एकदम से बाढ़ ला दी है। दूसरा, सभी कैटेगरीज में, चाहे वो स्टडी हो, वर्क हो, परमानेंट रेसिडेंसी हो, एप्लीकेशंस का ओवरऑल वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। कनाडा एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां जाना चाहते हैं। तीसरा, आईआरसीसी पर ऑपरेशनल प्रेशर, मतलब उनके पास जो स्टाफ है, रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, उस पर इन लाखों एप्लीकेशंस को टाइम पर और सही तरीके से प्रोसेस करने का जबरदस्त दबाव है। तो इन सब आंकड़ों, परसेंटेज, हफ्तों के इंतजार, इन सब का निचोड़ क्या है? इसका सीधा असर उन हजारों लाखों लोगों पर पड़ रहा है जो कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों जिन्हें अपनी पढ़ाई टाइम पर शुरू करनी है, या वो प्रोफेशनल्स हों जिन्हें नई जॉब ज्वाइन करनी है। अब उन्हें नॉर्मल से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है और इससे उनकी पूरी प्लानिंग गड़बड़ा सकती है। सोचिए, किसी का एडमिशन हो गया, फीस दे दी, पर वीज़ा लेट हो रहा है, या किसी को जॉब ऑफर मिला है, जॉइनिंग डेट पास है, पर वर्क परमिट का पता नहीं। ये बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल, और इसी वजह से जो एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं जैसे विकास सिंह, वो इस टाइम बहुत ज़रूरी हो जाती है। उनके मेन सुझाव क्या हैं? पहली सलाह, जल्दी अप्लाई करें। अपनी ट्रैवल डेट या कोर्स स्टार्ट डेट से काफ़ी पहले एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दें। बिल्कुल लास्ट मिनट का वेट ना करो। सही। दूसरी सलाह, एक रियलिस्टिक टाइमलाइन बनाएं। अपनी यूनिवर्सिटी की ज्वाइनिंग डेट या जॉब ऑफर की शर्तों को ध्यान में रखकर बैक कैलकुलेट करें। समझे कि प्रोसेसिंग में कितना टाइम लग सकता है और उसमें थोड़ी देरी का मार्जिन भी रखें और फिर अपनी तैयारी करें। तीसरी बात, सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर भरोसा करें। आईआरसीसी की वेबसाइट पर प्रोसेसिंग टाइम बदलते रहते हैं। किसी एजेंट की सुनी सुनाई बात या पुरानी इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड ना करें, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। सही। और चौथी, जो काफी अहम है, एक बैकअप प्लान रखें। ये सोचना भी जरूरी है कि अगर वीजा आने में उम्मीद से बहुत ज्यादा देर हो गई तो आपका प्लान बी क्या होगा? क्या कोर्स डेफर कर सकते हैं? क्या एम्प्लॉयर वेट करेगा? एक ऑल्टरनेटिव प्लान होने से थोड़ी अनसर्टेनिटी कम होती है। यानी कि सिर्फ किस्मत या सिस्टम के भरोसे रहने के बजाय एप्लीकेंट्स को अब पहले से कहीं ज्यादा प्लान्ड और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। धैर्य तो रखना ही है, पर तैयारी भी मजबूत करनी होगी। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत का सार यही निकलता है कि कनाडा का वीजा सिस्टम, खासकर स्टडी और वर्क परमिट वाला, इस वक्त काफी दबाव में है। बैकलॉग काफी ज्यादा है और इसके चलते एप्लीकेंट्स को, खासकर भारतीय एप्लीकेंट्स को, ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। स्टडी परमिट में ये बढ़ोतरी हाल में ज्यादा तेज हुई है, इसलिए जो भी अप्लाई कर रहा है या करने की सोच रहा है, उसके लिए प्लानिंग, टाइम से प्रोसेस शुरू करना और ऑफिशियल सोर्सेज से अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। गोल्स हैं, मतलब हर साल लाखों नए लोगों को बसाने का टारगेट, और उन लोगों की एप्लीकेशंस को एफिशिएंटली और टाइम पर प्रोसेस करने की अपनी कैपेसिटी, इसके बीच बैलेंस कैसे बनाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या मौजूदा सिस्टम और रिसोर्सेज इस बढ़ते प्रेशर को झेलने के लिए काफी हैं, या फिर ये जो लगातार देरी हो रही है, अनिश्चितता है,
ये कहीं कनाडा की उस इमेज को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी जो उसे एक वेलकमिंग और पसंदीदा डेस्टिनेशन के तौर पर मिली है? अगर लोगों को सालों साल वेट करना पड़े या प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, तो क्या वो दूसरे ऑप्शंस देखने लगेंगे? ये कुछ गंभीर सवाल हैं जिन पर कनाडा को सोचना होगा और शायद कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। बिल्कुल। आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एप्लीकेंट्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि तैयारी पूरी रखें, धैर्य रखें और लेटेस्ट और सही जानकारी के लिए हमेशा IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखें। तो दोस्तों अभी आपने सुना कनाडा में जो बैकलॉग है ना उसके बारे में, और एक डीपली एनालिटिकल तरीके से सारी चीज़ों को बताया गया है। तो आप अगर कनाडा के लिए देख रहे हैं कोई भी चीज़ आप अपना, तो एक बार इसको फॉलो ज़रूर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।